आज बात करते हैं भारत के संविधान की, दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान की। ये कहानी है कि कैसे इस विशाल दस्तावेज को तैयार किया गया। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक जगह का विचार नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज़ का एक अनूठा संगम था। तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सोचिए जरा, साल 1947, एक नया आज़ाद हुआ देश, जिसकी विविधता ही उसकी पहचान है। अब इसके लिए एक संविधान कैसे बनाया जाए? ये एक मामूली सवाल नहीं था, बल्कि हमारे संस्थापकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनके सपनों, सबको एक साथ लेकर चल सके। तो सवाल ये था कि शुरुआत आखिर हो कहाँ से? जवाब मिला इन 389 लोगों में। ये थे हमारी संविधान सभा के सदस्य। इनके कंधों पर एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं, बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए भारत का पथ प्रदर्शक बनने वाला था। वाकई एक बहुत बड़ा काम था ये। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक आर्किटेक्चरल चैलेंज की तरह देखें, एक ऐसा शानदार ब्लूप्रिंट बनाने का काम जो वक्त के हर इम्तिहान पर खरा उतर सके। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने पहिए का आविष्कार दोबारा करने की कोशिश नहीं की। मतलब उन्होंने सब कुछ जीरो से शुरू नहीं किया, बल्कि वो तो एक तरह से कुशल आर्किटेक्ट्स की तरह थे, जो दुनिया भर में घूम घूम कर सबसे अच्छी सामग्री, सबसे बेहतरीन डिजाइन खोज रहे थे। मकसद था भारत के लिए एक ऐसी मजबूत और अनोखी इमारत खड़ी करना जो सदियों तक टिकी रहे। तो चलिए इस ग्लोबल टूर की शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। सरकार का ढांचा कैसा हो? आखिर पावर को, सत्ता को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए? उस वक्त दुनिया में दो बड़े मॉडल थे। एक था ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमारे निर्माताओं ने ब्रिटेन वाला मॉडल चुना। अब सवाल उठता है क्यों? वजह सीधी थी। भारत के लोग ब्रिटिश शासन की वजह से इस सिस्टम से पहले से ही वाकिफ थे। ये एक जाना पहचाना रास्ता था और एक नए देश के लिए स्थिरता यानी स्टेबिलिटी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और देखिए, ब्रिटेन से सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं आया, कई और जरूरी चीजें भी हमने वहीं से लीं, जैसे रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज, कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। फिर प्रधानमंत्री का पद जो इतना शक्तिशाली है, और हाँ, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया, जिससे एक मजबूत भारतीय पहचान बनाने में मदद मिली। अब भारत इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। जाहिर है सारी पावर सिर्फ दिल्ली में तो नहीं रखी जा सकती थी, ये प्रैक्टिकली नहीं था। तो फेडरलिज्म यानी संघवाद का आइडिया बहुत जरूरी हो गया। लेकिन यहाँ भी एक पेंच था, आखिर किस तरह का फेडरलिज्म? इस सवाल का जवाब मिला कनाडा के मॉडल में। वो एकदम फिट बैठा। क्यों? क्योंकि इसमें राज्यों को अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्तता तो मिलती है, लेकिन साथ ही देश की एकता के लिए सेंटर को यानी केंद्र सरकार को मजबूत रखा गया है। और जो बची खुची शक्तियां हैं, जिन्हें रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं, वो भी सेंटर के पास ही रहती हैं। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, फाइनल अथॉरिटी सेंटर की ही होगी। चलिए, सरकार का ढांचा तो तय हो गया, लेकिन कोई भी देश सिर्फ सरकार से तो नहीं बनता ना। असली जान तो उसके नागरिकों में होती है। तो अब अगला बड़ा सवाल था, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी? और जब बात आई व्यक्तिगत आज़ादी की, तो प्रेरणा मिली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं, वो वहीं से प्रेरित हैं। और सच कहें तो ये मौलिक अधिकार ही हमारे लोकतंत्र का दिल है। हर एक नागरिक को सम्मान और आज़ादी से जीने का भरोसा देते हैं। अमेरिका से हमने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं लिए, एक और बहुत पावरफुल चीज ली, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ हो, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है ना जबरदस्त? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी का आइडिया भी वहीं से आया, ताकि सरकार की ताकत पर एक मजबूत चेक और बैलेंस बना रहे। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक राज्य की आत्मा है, एक ऐसा अधिकार जिसे कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती। और हमारे संविधान निर्माता इस बात को बहुत गहराई से मानते थे। उनके लिए व्यक्तिगत आज़ादी ही एक सच्चे लोकतंत्र की बुनियाद थी। और इसी आज़ादी की भावना को और बल दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 जादुई शब्दों ने, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन आदर्शों को हमारे गणतंत्र की आत्मा बनाया गया। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये पूरे देश से किया गया एक वादा है।
पर बात सिर्फ अधिकारों की नहीं थी। अधिकारों को जिम्मेदारियों के साथ बैलेंस करना भी जरूरी था। इसके लिए प्रेरणा मिली आयरलैंड से, जहां से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक तरह से सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं कि उसे एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाना है। और फिर नागरिकों की क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके लिए प्रेरणा मिली पूर्व सोवियत संघ से, जहां से फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया आया। अच्छा, एक संविधान सिर्फ आज के लिए तो नहीं बनता है ना? वो तो भविष्य के लिए बनता है। तो उसे इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो समय के साथ बदलती चुनौतियों का सामना कर सके, खुद को ढाल सके। तो सवाल था कि संविधान को बदला कैसे जाए। इसका जवाब मिला हमें साउथ अफ्रीका के संविधान से। वहां एक बहुत ही संतुलित प्रक्रिया थी, न तो इतनी आसान कि कोई भी इसे बदल दे और न ही इतनी मुश्किल कि बदलना नामुमकिन हो जाए। ये पक्का करती है कि संविधान स्थिर तो रहे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे समय के हिसाब से अपडेट भी किया जा सके। और अगर कभी देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो? ऐसी असाधारण परिस्थितियों के लिए, यानी इमरजेंसी के लिए, जो प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमार संविधान से लिए गए। ये देश को मुश्किल वक्त में स्थिर रखने के लिए एक जरूरी टूल है। संविधान में सहयोग की भावना पर भी बहुत जोर दिया गया है। इसकी प्रेरणा मिली ऑस्ट्रेलिया से। वहां से हमने कंकरेंट लिस्ट का आइडिया लिया। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, और अगर संसद के दोनों सदनों में किसी बिल पर सहमति ना बने तो उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए जॉइंट सिटिंग का जो प्रावधान है वो भी वहीं से प्रेरित है। तो अब तक इस सफर में हमने देखा कि दुनिया भर से कितने सारे बेहतरीन विचार लिए गए, पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान सिर्फ एक कट कॉपी पेस्ट जॉब है? क्या ये सिर्फ उधार लिए गए हिस्सों का एक कलेक्शन भर है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तो एक ग्लोबल कोलैबोरेशन था। सोचिए, ब्रिटेन से हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नींव मिली, अमेरिका ने हमें फंडामेंटल राइट्स का तोहफा दिया, आयरलैंड ने हमें एक कल्याणकारी राज्य का सपना दिखाया, कनाडा ने एक मजबूत सेंटर वाले फेडरल स्ट्रक्चर का रास्ता सुझाया, और साउथ अफ्रीका ने सिखाया कि समय के साथ कैसे बदलना है। लेकिन एक मिनट, इन सब में से भारतीय संविधान के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा, सबसे अहम सोर्स कौन सा था? शायद दिमाग में इन्हीं देशों के नाम आ रहे होंगे, लेकिन जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स कोई विदेशी नहीं था। वो था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी हाँ, भले ही इसे ब्रिटिश संसद ने पास किया था, लेकिन असल में यही वो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था, वो बुनियाद थी जिस पर आज़ाद भारत की इमारत खड़ी हुई। इसे हमारे संविधान का स्केलेटन यानी कंकाल भी कह सकते हैं। इसी एक्ट से हमें हमारा फेडरल ढांचा, गवर्नर का ऑफिस और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स मिली। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? उन्होंने इस कंकाल को उठाया और फिर उसे दुनिया भर से लाए गए बेहतरीन विचारों और आदर्शों से मांसपेशियां दी, उसे सजाया, संवारा और एक ऐसा जीवंत दस्तावेज तैयार किया जो आज भी सांस लेता है। तो आखिर में सवाल फिर वही आता है, क्या हमारा संविधान सिर्फ एक उधार का थैला है, या फिर ये एक शानदार सिंथेसिस है, एक ऐसा संगम है जिसे भारत की मिट्टी, यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया है? शायद इसकी खूबसूरती इसी में है कि ये दिखाता है कि कोई देश पूरी दुनिया से सीख तो सकता है, लेकिन फिर भी अपनी एक अलग, अपनी एक अनूठी पहचान बना सकता है।